MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथियों, आज हम भारत निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच साझा करेंगे। भारतीय संविधान राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि की नियुक्ति का उपबंध करता है। भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा निर्वाचन हेतु ब्रिटेन के मॉडल का अनुसरण किया गया था। निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए संविधान संसद को ही शक्ति प्रदान करता है। अब हम निर्वाचन प्रणाली को देखते हैं। भारत में लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा संविधान अथवा उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा किसी भी आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, मतदान में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 325 के तहत संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के किसी सदन के चुनाव के लिए एक मतदाता सूची होगी तथा किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जात तथा लिंग के आधार पर ऐसे किसी निर्वाचन के लिए मतदाता सूची में शामिल या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के तहत केंद्र और राज्य के विधानमंडलों के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, अब हम निर्वाचन प्रणाली के प्रकार। भारत में निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई हैं। नंबर 1, लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु बहुलवादी व्यवस्था अथवा फास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। नंबर 2, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। हेलो दोस्तों, अब हम बहुलवादी व्यवस्था फास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को देखते हैं। भारत में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु इसी प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसमें मतदाता को किसी एक उम्मीदवार का चयन करना होता है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, भले ही वे डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों न हो, विजय घोषित किया जाता है। इस पद्धति में सरकार के गठन का अवसर उस दल या दल समूह को प्रदान किया जाता है जिसे बहुमत के आधार पर जनादेश या मैंडेट मिला हो। इस व्यवस्था में भी अनेक खामियां हैं। इस प्रणाली की प्रमुख त्रुटि यह है कि इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है। चूँकि अधिकांश मुकाबले बहुकोणीय कई प्रत्याशियों के बीच होते हैं, अतः कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 30 से 40% मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है तथा कोई दल जिसे अल्पसंख्या में मत प्राप्त हुए हैं, वो भी अधिकांश सीटें जीत सकता है। दोस्तों, अब हम एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में देखते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव हेतु प्रयोग किया जाता है। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस प्रणाली में सदस्यों के
मूल्य एक विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में हर मतदाता को एक ही बैलेट पत्र पर उतनी वरीयताएँ निर्धारित करने की स्वैच्छिक छूट दी जाती है जितनी की प्रत्याशियों की संख्या हो। इस प्रक्रिया में उन प्रत्याशियों के दूसरे व उत्तरवर्ती वरीयता मतों को शेष प्रत्याशियों में वितरित कर दिया जाता है जिन्होंने न्यूनतम प्रथम वरीयता के मत पाए हों। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि आवश्यक संख्या में प्रत्याशी न चुन लिए जाएं। ऑस्ट्रेलिया में इसे संघीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा के चुनावों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम बहुमती प्रणाली, द्वितीय मत अथवा वैकल्पिक मती प्रणाली के बारे में जानेंगे। इस निर्वाचन प्रणाली में एक व्यक्ति एकल चुनाव क्षेत्र से तभी विजयी घोषित किया जाता है जब उसे स्पष्ट बहुमत यानी 50% से अधिक मत प्राप्त हों। यह दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, द्वितीय मत प्रणाली। इसमें एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार निर्वाचित होता है, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था में होता है। प्रथम मत से चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना चाहिए। प्रथम मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों का दोबारा मतदान होता है। द्वितीय मत प्रणाली मुख्यतः फ्रांस में प्रचलित है। अब हम दोस्तों वैकल्पिक मत प्रणाली के बारे में देखेंगे। इस निर्वाचन पद्धति में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं। मतदाता की प्राथमिकताओं को तय किया जाता है। मतदाता अपनी प्राथमिकताओं का क्रम प्रथम या द्वितीय या इसी क्रम से तय करते हैं। विजयी उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का कम से कम 50% होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के 50% मत नहीं मिलने की स्थिति में न्यूनतम मत प्राप्त उम्मीदवार को हटाकर उसकी द्वितीय प्राथमिकता के मत अन्य संबंधित उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का बहुमत प्राप्त न कर ले। अब हम दलीय सूची प्रणाली देखते हैं। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को चुनाव क्षेत्र की तरह देखा जाता है, अर्थात इसे कई बहुसदस्यीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पार्टी प्राथमिकता प्रियोरिटी के आधार पर अपने उम्मीदवार की घटते क्रम के अनुसार सूची तय करती है तथा मतदाताओं के सम्मुख रख देती है। मतदाता दलीय सूची के लिए मत देते हैं, न कि उम्मीदवार के लिए। दलों को चुनाव में प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। इन सीटों को दल अपनी निर्धारित सूची से वरीयता के आधार पर भरते हैं। अब हम निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्य विधानमंडल के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि ये केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। ये उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं संगठन एवं नियुक्ति। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्न प्रावधान हैं। नंबर 1 पॉइंट, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 324 कॉलम 2 के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति व पदच्युत की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति
प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग की सलाह पर कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं या की जाएंगी। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय बना रहा, परंतु जब मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तब निर्वाचन आयोग के कार्यभार को कम करने के लिए राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया, जिससे आयोग 3 सदस्यीय बन गया। वर्ष 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पदों को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार फिर पूर्वता हो गई, अर्थात 1 सदस्यीय आयोग बन गया। पुनः अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया, अतः वर्ष 1993 से आयोग ने 3 सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया, जो वर्तमान तक प्रचलन में है। निर्वाचन आयोग के तीनों आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। किसी निर्णय पर आयुक्तों के बीच मतभेद होने की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों, अब हम आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध के बारे में जानेंगे। आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 में निम्न प्रावधान है। नंबर 1 बिंदु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में कार्य करने की स्वतंत्रता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भी हटाया जा सकता है। अब हम निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ वृहद हैं। आम चुनाव के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। निर्वाचन से संबंधित चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्यों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अब ये पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट, संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना। नेक्स्ट पॉइंट, मतदाता सूचियां तैयार करना। अगला बिंदु, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। अगला बिंदु, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। नेक्स्ट बिंदु, चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन या सीमांकन से परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन की सहायता करना। अगला बिंदु, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। अगला बिंदु, अर्धन्यायिक कार्य जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है तथा अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है। अगला बिंदु, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। अगला बिंदु, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना एवं मापदंड निर्धारित करना। उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि
का पर्यवेक्षकों के माध्यम से जांच करना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 संशोधन 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे भारत के निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देते हैं। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, राष्ट्रपति को प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श देना, सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देना, राष्ट्रपति द्वारा जारी सूचना अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी पत्रों की जांच तिथि, चुनाव नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है। चुनाव आयोग हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार भी रखता है। मोहिंदर सिंह गिल बना मुख्य चुनाव आयोग। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को किसी स्थान के चुनाव को रद्द करने की शक्ति प्रदान की। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, जो सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। राज्य स्तर पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग की सहायता करते हैं, जिनकी नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन राज्य सरकारों की सलाह पर करते हैं। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। निर्वाचन संबंधी संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित निम्न उपबंधों का उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन नामावली व मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 में वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष BM तारकुंडे समिति की सिफारिश के अनुसार कर दी गई। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के लिए निर्वाचन संबंधी कानून बनाएगी। अनुच्छेद 328 के अनुसार यदि संसद राज्य विधानमंडल के बारे में कानून नहीं बनाती है तो राज्य विधानमंडल अपने सदन के निर्वाचन संबंधी कानून बना सकती है। निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्णन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 329 में है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व आवंटन में संबंधित मामलों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। केवल संसद एवं विधानमंडल सदस्यों के लिए के चुनाव को उच्च न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 329B के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ होने तथा समाप्त होने तक चुनाव संबंधी मामलों पर न्यायालय की अधिकारिता वर्जित होगी। अब हम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब तक देखते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ये 18वां लोकसभा चुनाव है। नाम, पदावधि। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। KVK सुंदरम 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक। SP सेन वर्मा 1 अक्टूबर 16 से 67 से 30 सितंबर 1972 तक।
डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक, टीवी स्वामीनाथन 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक, यस एल सकदर 18 जून 1977 से 17 जून 1982 तक, आर के त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक, आर वी एस पेरी शास्त्री 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 तक, श्रीमती वी एस रमा देवी 26 नवंबर से 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक, टी एन शेषन 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक, एम एस गिल 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक, जे एम लिंगदो 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक, टी एस कृष्णामूर्ति 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक, बी वी टंडन 16 मई 2005 से 29 जून 2006 तक, एन गोपाला स्वामी 30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक, नवीन चावला 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक, यश भाई कुरैशी 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक, बी एस संपत 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक, एच एस ब्रह्मा 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक, नसीम जैदी 19 अप्रैल 2015 से 15 जुलाई 2017 तक, अचल कुमार ज्योति 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक, ओम प्रकाश रावत 22 जनवरी 2018 से अब तक। लेकिन वर्तमान में 18वां लोकसभा चुनाव है, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। दोस्तों, प्लीज़ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।